बच्चों तो चलो शुरू करते हैं क्लास 10 विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 को। और इसको आज हम लोग डिजिटल बोर्ड से पढ़ने वाले हैं और एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों यदि तुम हमारे चैनल से पढ़ते हो, रेगुलर पढ़ते हो, तो तुम क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़ो। तो बच्चों यहां देख सकते हो चैप्टर का क्या नाम है, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो यदि इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं तो यहां पर सबसे पहला जो चीज सीखना होता है वह है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो पहले भी मैंने तुम्हें सिखाया है कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो यहां पर देख सकते हो बच्चों, यहां पर एक तुमको मान लो कि ये एक मैग्नीशियम का रिबन है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक मैग्नीशियम का रिबन है। एक्चुअली में ये है नहीं, लेकिन तुम मान लो। तो यहां पर अब इसके थ्रू हम लोग सीखेंगे कि आखिर भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो बहुत सिंपल वे में यदि बताया जाए बच्चों, तो भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसमें कोई भी पदार्थ में बदलाव नहीं होता है। जो पदार्थ पहले था, नया पदार्थ जो बन रहा है वह भी वही है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। और जब नए पदार्थ का निर्माण होता है बच्चों, जब नए पदार्थ का निर्माण होगा पुराने पदार्थ से, तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, नहीं समझ में आया तो यहां देखो देखो, पहले ये मैग्नीशियम रिबन था बच्चों। अब मैंने इसे क्या किया, इस तरीके से फाड़ दिया। तो देखोगे अब भी ये क्या है बच्चों, मैग्नीशियम रिबन ही है। और ये भी क्या है, मैग्नीशियम है। मतलब ये जो पदार्थ है यह मैग्नीशियम है, यह भी पदार्थ क्या है, मैग्नीशियम है। अब देखना, इसका मैंने शेप को बदल दिया इस तरीके से। तो जब मैं इसका शेप बदल रहा हूं, तो पहले भी ये मैग्नीशियम था, अभी भी क्या है, मैग्नीशियम है। अभी मैंने इसका शेप और बदल दिया, तो अभी भी क्या है, ये मैग्नीशियम है। मतलब सिंपल सा है कि पहले भी ये क्या था, मैग्नीशियम था, और अभी भी क्या है बच्चों, मैग्नीशियम है। तो इस तरीके से कोई नया पदार्थ बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो जब कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, जो चीज पहले था, यानी जो रसायन पहले था, जो पदार्थ पहले था, वह अभी भी है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। तो चलो अब हम लोग देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो अब देखो यहां पर ये मैग्नीशियम है, तुम्हें मान के चलना है कि ये मैग्नीशियम का रिबन है। अब इसे मैं यहां पर इसका दहन कर रहा हूं, मतलब इसको क्या कर रहा हूं, जला रहा हूं बच्चों। तो यहां देखोगे इसके जलाने के बाद, यहां देखो इसके जलाने के बाद ये जो राख मिल रहा है, तो जलाने के पहले ये क्या था, मैग्नीशियम था, और जलाने के बाद ये राख मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली कि पहले था मैग्नीशियम, पहले क्या था बच्चों, मैग्नीशियम था। और जब ऑक्सीजन से वो प्रतिक्रिया किया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो तुम बताओ, पहले क्या था, मैग्नीशियम, अब नया पदार्थ क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब पुराने पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कितना आसान है बच्चों, जब कोई पुराना पदार्थ से नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। समझ में आ गया, तो यह है इसका अंतर। तो बच्चों जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो आ गया चैप्टर का हेडिंग, रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। समझ में आ गया। तो चलो अब हम लोग बहुत अच्छे से बहुत सारे नए नए चीजों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। बच्चों तुम बहुत सारे बुक्स देखोगे तो वहां पर तुम्हें रासायनिक अभिक्रिया का जो डेफिनेशन मिलेगा, जो परिभाषा मिलेगा, वह इस तरीके से होगा, वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ऐसा बहुत बार नहीं होता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सुधार के लिखते हैं। तो हम लोग इसमें ऐसे लिख सकते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें जो पदार्थ हैं वह नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसमें जो पुराने पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो तुम बोलोगे भला ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत सारे अभिक्रिया होते हैं, ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ नहीं मिलते हैं, बल्कि एक ही पदार्थ होता है। जैसे देखना CaCO3, ये एक ही पदार्थ हो गया, एक ही पदार्थ से दो पदार्थ बन जाएंगे, CaO प्लस CO
2, तो इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर यह परिभाषा काम नहीं करेगा। इसलिए यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो पदार्थ है, या इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों अभिकारक, और इसको क्या बोलते हैं उत्पाद। तो इसको इस तरीके से हम लोग बहुत अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें अभिकारक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, या अभिकारक के द्वारा नए पदार्थों का, अभिकारक से नए पदार्थों का या नए उत्पादों का निर्माण होता है। अभिकारक से, ये क्या हो गया बच्चों अभिकारक, इसको क्या बोलते हैं अभिकारक, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों उत्पाद बोलते हैं। यानी कि अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तब जरा सोचो यहां रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देख लो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट है और इससे क्या बन गया, नया पदार्थ बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और CO2 बन रहा है। इसका मतलब यहां नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया है और रासायनिक परिवर्तन भी है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोल रहे हैं, जैसे मैंने अभी तुम्हें तुरंत सिखाया है। तो बच्चों इस चैप्टर में क्या करना होगा तुमको, इस चैप्टर में बहुत सारे इस तरीके के तुम्हें इक्वेशन आएंगे, समीकरण आएंगे, जिसको तुमको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जामिनेशन में, बोलो एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, तो उसी को हम लोगों को याद करते चलना है। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, दो चीजें सीखी, बोलो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, पहला चीज सीख लिया। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह भी सीख लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहां देखो, तो यहां देख सकते हो रासायनिक परिवर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और तुमसे यहां पर छांटने को बोला जा सकता है। खैर ये छांटने वाला क्वेश्चन क्लास 8 में आता है, अभी क्लास 10th में नहीं पूछा जाता है, लेकिन तुम यहां पर देख लो कुछ उदाहरण। तो जैसे देख सकते हो, सबसे पहला उदाहरण है लोहे में जंग लगना। लोहे में देख सकते हो, लोहा में क्या लगा हुआ है, जंग लग रहा है। तो लोहा में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। भला ऐसा क्यों, क्या तुम उत्तर दे सकते हो? बहुत अच्छे। पहले ये था लोहा, लोहा मतलब क्या था, आयरन था। फिर उसके बाद इससे बन गया आयरन ऑक्साइड, आयरन से क्या बन जा रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है। तो जब आयरन से आयरन ऑक्साइड बन रहा है तो नया पदार्थ है या नहीं है, आयरन ऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, जंग बोल रहे हैं बच्चों। तो वह नया पदार्थ है या नहीं है, बिल्कुल है। इस कारण से इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। ओके, चलो दूसरा, अंगूर के रस का किण्वन फर्मेंटेशन। तो जो अंगूर का रस है बच्चों, उसका फर्मेंटेशन होकर अल्कोहल बन रहा है। तो अंगूर का रस कोई अलग रसायन है, उससे जो अल्कोहल बन रहा है वो अलग रसायन है, मतलब नया पदार्थ बन रहा है या नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। बहुत अच्छा। इसी के साथ देख सकते हो भोजन का पकना, भोजन जब पक रहा है तब भी नया पदार्थ बन रहा है। हमारे शरीर में भोजन का पचना, हमारे शरीर में जो भोजन पचता है वह भी क्या है, नया पदार्थ उसमें बन रहा है। तुमने पढ़ा है ना, या नहीं पढ़ा है, तुमने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा कि जब हमारे शरीर में भोजन पचता है तो जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो सरल ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। जो प्रोटीन है वह अमीनो अम्ल में बदल जाता है, जो वसा है वह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। मतलब पुराना पदार्थ से नया पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से श्वसन, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि श्वसन में भी क्या होता है, ग्लूकोज जो है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड H2O और क्या बनाता है, बताओ, ऊर्जा बनाता है। तो इस तरीके से श्वसन भी क्या है, श्वसन भी है एक रासायनिक परिवर्तन। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहीं पे हो रहा है या रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो उसका पहचान क्या है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, तो तुम ये आंसर लिख देना कि जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो इनमें से कुछ देखने को मिल सकता है। जैसे पहला हो गया पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जैसे पहले वह ठोस था तो हो सकता है वह गैस में बदल जाए, द्रव में बदल जाए। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। रंग में परिवर्तन हो सकता है, पहले हरा था अब नीला रंग का हो सकता है। देख सकते हो यहाँ देखो, ये कैसा ब्राउन ब्राउन हो गया। पहले कैसे चमकीला काला रहता है, लोहा चमकीला काला रहता है, लेकिन जब उस पर जंग लग जाता है तो देखो रंग में परिवर्तन हो गया। इस तरीके से उसमें उसके रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। गैस का निष्कासन हो सकता है, यदि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो वहां गैस निकल सकता है। जैसे यहां देख सकते हो उदाहरण में दिया गया है कि यहां पर तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया है और उसमें जिंक डाल दिया गया, यानी कि जस्ता डाल दिया गया है। तो जैसे ही जिंक को डाला जाएगा, यहां देख सकते हो H2 गैस निकल रहा है। क्या निकल रहा है बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो यहां से यदि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो कैसे निकल रहा है, ये जो जस्ता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है और इस कारण से यहां हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, इसका मतलब गैस भी निकल सकता है रासायनिक परिवर्तन में या रासायनिक अभिक्रिया में।
ताप में परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे तुमने देखा होगा कि जब चूना को पानी में डालते हैं तो वो खौलना शुरू करता है। चूना तो ठंडा होता है, लेकिन जैसे ही पानी में डालेंगे तो जो चूना है पानी से अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करने के बाद नए उत्पाद का निर्माण करेगा और वहां पर देखो कि वो गर्म हो जाएगा। जिस बर्तन में उसको रखा जाएगा वह बर्तन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वहां पर ताप में परिवर्तन आ गया है। तो ये देख सकते हो वहां क्या हो सकता है, ताप में भी परिवर्तन आ सकता है। तो यदि तुमसे क्वेश्चन पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो लिख सकते हो ये सारी चीजें। ऐसे हम लोग उसको पहचान कर लेंगे कि हाँ यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसके लिए हम लोग यहां पर कुछ चीजों को पहले देख लेंगे। तो अभी मैंने तुरंत तुम्हें सिखाया था कि कैसे हम लोग मैग्नीशियम का रिबन पट्टी लेते हैं और उसको जलाते हैं वायु की उपस्थिति में। उसको जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा क्या होता है जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है। तो तुम उत्तर देना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है। अब नया क्वेश्चन, यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के पहले सैंड पेपर से क्यों रगड़ा जाता है। तो तुम इसका उत्तर देना क्योंकि मैग्नीशियम का रिबन यदि रखा हुआ रहे तो इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर चढ़ जाता है जिसके कारण ये जलता नहीं है। और उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हटाने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बोलो, श्रेष्ठ पत्ता या फिर उसको सैंड पेपर बोलते हैं, उससे हम लोग उसको रगड़ते हैं। अब यहां देखना, तो अब यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा था उसमें क्या क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो जो हो रहा था वहां पर अभिक्रिया, उसको ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं इस तरीके से। और जब इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं, एक तरफ हो गया अभिकारक, दूसरा तरफ क्या हो गया, उत्पाद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट्स और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो जब हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको इस तरीके से दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि एक तरफ लिखते हैं अभिकारक, यहां एरो का निशान देते हैं, और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं, उत्पाद लिखते हैं। तो इस तरीके के रासायनिक अभिक्रिया को लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रासायनिक समीकरण कहते हैं। और यहां पर देखोगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर शब्द के द्वारा इस रासायनिक समीकरण को दिखा रहे हैं। देखो शब्द मतलब मैग्नीशियम लिखे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके का जो समीकरण है इसको हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण। तो तुम जरा सोचो ऐसे शब्द समीकरण लिखने में कितना मुश्किल हो सकता है, भारी हो सकता है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो क्लास 9th में हम लोगों ने देखा है कि यहां पर इसके बदले हम लोग सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम के लिए Mg का यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन के लिए O2 का यूज कर सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO का यूज कर सकते हैं। ये पढ़ाया गया है तुम्हें क्लास 9th में, तुमने पढ़ा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, MgO, मैग्नीशियम को Mg, ऑक्सीजन को O2। तो इस तरीके से हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो यहां पर जब हम लोग इसको शब्द के द्वारा उत्पाद, जो अभिकारक है और उत्पाद को है, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहां पर हम लोगों ने क्या किया, इसको संकेत के रूप में लिखा। क्या किया, संकेत के रूप में लिखा। संकेत मतलब क्या हो गया, सिंबल। जैसे कि मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या किया, MgO यहां पर लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो इस तरीके से ये क्या कहलाता है बच्चों, एक रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो समीकरण तो तुम लोगों ने पढ़ाया गणित में, हम लोग लिखते हैं कि x + 2 = 5। तो यहां पर देख सकते हो समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं और बायां पक्ष और दायां पक्ष में कुछ ना कुछ यहां पर लिखा जाता है। ठीक इसी तरीके से रासायनिक अभिक्रिया में यहां देख सकते हो हम लोगों ने क्या लिखा है, बोलो, अभिकारक को लिखा है और यहां उत्पाद को लिखा है और बीच में एरो का निशान है। तो ये बच्चों रासायनिक समीकरण को यहां पर दिखाता है। ठीक है, इस तरीके से रासायनिक समीकरण को यहां पर हम लोग दिखाते हैं। अब यहां पर तुम देखोगे कि यहां जो ये इस साइड में हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो तुम्हें कभी भी ये पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी पूछ दिया कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में ये पदार्थ भाग ले रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद जो अभिकारक से जब नए पदार्थों का निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो यहां देख सकते हो यह क्या हो गया, तुम्हारा उत्पाद हो गया। तो ये क्या हो गया, अभिकारक, और ये क्या हो गया, उत्पाद। एकदम याद रखना, इंग्लिश में रिएक्टेंट और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो बच्चों यहां पर जब रासायनिक अभिक्रिया हम लोग लिखते हैं
तो यहां समझो जरा सा कि इसको क्या करते हैं हम लोग, फिर बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस क्या होता है ये मैं बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पर रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का तरीका तुमने समझ लिया है कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए एक तरफ हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, एक तरफ लिखते हैं बाईं ओर हम लोग क्या लिखते हैं, अभिकारक, और दाईं ओर क्या लिखते हैं बताओ, दाईं ओर लिखते हैं यस उत्पाद को लिखते हैं। तो जैसे देख सकते हो एक उदाहरण यहां मैंने बताया था कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक को डाला जाता है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये अभिकारक कहलाते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने देखा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये क्या है, जिंक है, ये अभिकारक है। और इनसे क्या बनेगा, तो एरो देंगे तो इनसे बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं उत्पाद। तो थोड़ा और अच्छे से भी इसको बच्चों हम लोग दिखाते हैं, जैसे गैस बन रहा है, तो गैस बन रहा है तो इसको थोड़ा एरो दिखा देंगे ऊपर ऐसे कि गैस उड़ रहा है ऐसा। तो ये भी थोड़ा सा रासायनिक अभिक्रिया में ऐड हम लोग करते हैं। ठीक इसी तरीके से यहां जिंक सॉलिड है तो इसके बगल में एस लिख सकते हैं। सॉलिड मतलब क्या हो गया कि वह ठोस है। यहां मान लो कि H2SO4 पानी मिलाया हुआ है, बहुत ज्यादा जल मिलाया हुआ है, तो एक्वस AQ लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। तो ये कुछ यहां पर ऐड कर सकते हैं। ये H2 गैस है तो बगल में हम लोग G लिख सकते हैं, G के लिए गैस लिख सकते हैं और उसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। तो ये सारी भी चीजें लिखी जाती हैं एक रासायनिक समीकरण को दिखाने के लिए, उसको बहुत अच्छे से समझाने के लिए। हालांकि उतना तुमको यहां ध्यान नहीं देना है, तुम्हारे बुक में तो सिखाया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रेस नहीं दोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। अब देखोगे कि Mg और O2 से मिल गया, बन गया MgO। तो इस तरीके से इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। जहां पर जो अभिकारक है और उत्पाद है उसको संतुलित नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग संतुलित करना सीखते हैं, बैलेंस करना सीखते हैं, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, तुम वहां पर देख सकते हो रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जरूर तुम्हें सीखना चाहिए और उसके लिए अलग से वीडियो मैंने बनाया है, उसे तुम जरूर देख लेना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यहां Mg है और यहां क्या है, O2 है, इससे बन गया MgO। बहुत डिटेल में इसको समझाना पड़ता है, इसलिए मैं यहां, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं यहां नहीं सिखा रहा हूं, मैंने दूसरे वीडियो में सिखाया है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर लिखते हैं 2 और यहां पे लिखते हैं 2। क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वो सारा तुम्हें उस वीडियो में पता चल जाएगा। तो इसको हम लोग जब बैलेंस करेंगे तो इस तरीके का जो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है उसे हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो देखो दो नाम हो गया, इसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंकाली समीकरण। समझ में आ गया, ये हो गया कंकाली समीकरण और ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत, चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चों तो हम लोगों ने सीख लिया कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, किस तरीके से रासायनिक समीकरण को व्यक्त किया जाता है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। और अब हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आखिर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। तो यहां क्लास 10th में आप देख सकते हो रासायनिक अभिक्रियाओं के निम्न प्रकारों को आपको पढ़ाया गया है। लेकिन बच्चों और भी बहुत अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनको हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे और कुछ को और यहां भी पढ़ लेंगे हम लोग। तो ये कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं बच्चों, चलो उसको देखते हैं और बहुत अच्छे से एक एक को समझते हैं। तो देख सकते हो रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं जो कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ाया गया है। सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, इसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर देख सकते हो द्विविस्थापन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिर उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इनके अलावा भी कुछ और रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों। तो चलो हम लोग देखते हैं, सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, तो नाम थोड़ा देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कुछ कंबाइन हो रहा है, संयोजन हो रहा है, जुड़ रहा है। तो तुम्हें नाम से ही पता चल जाएगा कि इसका आखिर परिभाषा में क्या लिखना है। क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, संयोग हो रहा है, संयोजन हो रहा है। तो इसके नाम से ही इसका परिभाषा बना लेते हैं। वह अभिक्रिया, ये तो तुमको लिखना होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों से एकल उत्पाद का निर्माण होता है। बच्चों यहां देख सकते हो एकल उत्पाद का निर्माण होता है, ये तुम्हें लिखना है। मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे और उनसे एकल उत्पाद का निर्माण होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। दूसरे शब्दों में देख सकते हो कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देख लिया कितना आसानी से इसको लिख सकते हो। तो उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो यहां देख सकते हो बच्चों
कैल्शियम ऑक्साइड है, और कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग जल में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, जरा सा ध्यान से सीखते जाना इसको। तो कैल्शियम ऑक्साइड है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बिना बुझा हुआ चूना। ये सब भी याद करना है, बिना बुझा हुआ चूना या सिंपली तुम चूना के नाम से जानते हो। और यहां देख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं बच्चों, बुझा हुआ चूना। तो ये सब नाम याद कर लेना है। देखो करना क्या, बहुत सिंपल सा एक रासायनिक समीकरण बताया गया है उदाहरण में, वह तुम्हें लिख देना है। इसमें चूना को पानी में डालना है, तो चूना पानी बनता है ना बच्चों, उसी को हम लोग को लिख देना है। तो चूना क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको किस में डाला गया, पानी में डाला गया, तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ये याद रखना है तुमको। मैंने बताया था तुम्हें कि यहां पर जो समीकरण आते जाएंगे उनको क्या करते जाना है, याद करते जाना है। यदि ये समीकरण तुम याद कर लेते हो तो एग्जाम में तुमको बहुत अच्छे मार्क्स बच्चों आ जाएंगे। समझ में आ गया ये। तो CaOH का होल 2 है, जो कि क्लास 9th में सीखा है तुमने। यह एक क्या है, सूत्र है बच्चों, किसका सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, जिसका साधारण नाम क्या है बच्चों, बुझा हुआ चूना। ये याद कर लो। फिर कैल्शियम ऑक्साइड है, यह कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया, इसका रासायनिक नाम हो गया, और इसका साधारण नाम क्या हो गया, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, अब देखो यहां, तो यहां पर इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं, इस उदाहरण को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो समझ के ये चलो कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उनमें से ये एक VVI क्वेश्चन होता है, तो इसलिए मैं इसे बता दे रहा हूं। देखो यहां क्या करना है, मार्केट से जाकर चूना लाना है ना, मार्केट से ही तो लाओगे, अच्छा जहां से मिले वहां से ले आना चूना। चूना को पानी में डाल दिया, तो जैसे ही चूना को पानी में डाल दिया तो CaO था, उसको किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो क्या बनेगा बच्चों, CaOH का होल 2, चूना पानी बनेगा। ठीक है, अब यहां देखोगे जैसे ही चूना को डालोगे पानी से रिएक्शन करके खौलना शुरू होगा। शायद तुमने देखा होगा, तो देखा होगा कि ये खौलना शुरू होगा, बहुत गर्म होता है, यानी कि इसमें हीट भी निकलता है बच्चों। क्या निकलता है, हीट, उष्मा भी निकलता है। ठीक है, अब यहां देखो, अब ये चूना पानी बन गया। अब ये चूना पानी को क्या करेंगे, ब्रश में लगाएंगे और पूरा दीवार का पुताई कर देंगे, यानी कि दीवार को पेंट कर देते हैं। करते हो या नहीं करते हो, घर में बहुत सारे घरों में चूना पानी से क्या किया जाता है, पुताई किया जाता है। तो क्या होता है बच्चों, कुछ दिन बाद जब देखोगे दीवार को, तो दीवार पूरा शाइन करने लगता है, चमकना शुरू हो जाता है। तो यही क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि आखिर दीवार में चमक क्यों आ गया। तो तुम उत्तर देना बच्चों कि यह जो चूना पानी है, CaOH का होल 2 हो गया ना, CaOH का होल 2 हो गया, यह वातावरण में जो CO2 है उससे रिएक्शन करता है। देखो CO2 से क्या करता है, CO2 से रिएक्शन करता है, CO2 से अभिक्रिया कर लेता है, और उसका पानी उड़ जाता है, CaCO3 प्लस क्या होता है, H2O का निर्माण करता है। तो देखोगे कि कुछ दिन बाद तो पानी उड़ जाएगा, और उड़ेगा तो दीवार पे शाइन आ जाएगा, चमक आएगा। वह क्यों आता है, यह क्वेश्चन पूछेगा, तो बोलना कि कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण। देखो यही है CaCO3, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। CaCO3 किसका रासायनिक सूत्र है बच्चों, संगमरमर का। याद कर लो, ये छोटा छोटा बात मैं बता रहा हूं, यही एग्जाम में पूछा जा सकता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, ये सब याद करते जाओ। तो देखोगे यही CaCO3 बन जाएगा दीवार पर, और इस कारण से वह क्या होगा, शाइनी होगा। समझ में आ गया, देखा कितना इजी था। तो ये क्वेश्चन तुमको याद करके रखना। ये सारा चूना में पानी मिलाया तो चूना पानी बना, चूना पानी को दीवार में पुताई किया तो पानी उड़ गया, और क्या बना, CaCO3 बना। जो चूना पानी था किससे रिएक्ट किया, CO2 से रिएक्ट किया। CO2 कहां है, इन्वायरमेंट में है। सब समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बच्चों संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में देखा तुमने क्या हुआ, यहां देखो मैं दिखा रहा हूं कि यहां दो या दो से अधिक क्या है बताओ, अभिकारक हैं, ये जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका अन्य उदाहरण देखो, यहां देखो C और O2 आपस में मिला और एक उत्पाद का निर्माण किया, हुआ क्या हो गया, CO2 हो गया, एक उत्पाद हो गया। H2 प्लस O2 आपस में मिला तो मिलके बनाया H2O ऐसे लिखेंगे, H2O, CO2 ऐसे लिखेंगे। तो इस तरीके से ये एक उत्पाद बना, ये हो गया सिंगल प्रोडक्ट, एक उत्पाद बना। तो ये कैसा अभिक्रिया है, जल्दी बताओ। यस संयोजन अभिक्रिया। यह भी क्या है बच्चों, संयोजन अभिक्रिया। SO2 का निर्माण हो रहा है। यहां भी देखो ये O2 ऐसे लिखा हुआ है, O नीचे 2, ये भी, ये तो वही हो गया। ठीक है, SO2 का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये Fe था, चलो इसको हटा देते हैं, Fe वाला था। ठीक है, अब देखना ये हो गया। अब ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो हम लोग शुरू में हम लोगों ने क्या पढ़ा, 5 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा।
लेकिन इसके अलावा भी मैंने बताया कि इसके अलावा भी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोगों को पढ़ना है। तो ऊष्मा के आधार पर हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया को समझना है। तो ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गया? तो कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होती हैं बच्चों जिसके होने पे बहुत ऊष्मा निकलती है। जैसे मैंने अभी पढ़ाया तुमको कि यहां हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग चूना ले लेंगे, उसको पानी में डालेंगे तो खौलने लगेगा, एकदम खौलने लगेगा, और वहां जो अभिक्रिया हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बच्चों जिसमें ऊष्मा निकलती है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिसमें ऊष्मा निकलती है उसका नाम क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ गए? जैसे देखना, मीथेन को जब जलाया जाता है, मीथेन क्या हो गया? CH4, इसे बोलते हैं बच्चों मीथेन, याद कर लो। अब इसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो बनेगा CO2 प्लस H2O। तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है बच्चों। बैलेंस्ड मतलब संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये स्केलेटल फॉर्म है, कंकाली अभिक्रिया है, समीकरण है। इस कंकाली समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है ये मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो को तुम जरूर देख सकते हो। तो देख सकते हो जब CH4 को, मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो बहुत मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो तुम बताओ कैसा रासायनिक अभिक्रिया है? ये है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि एक्सोथर्मिक, बोलो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। कोई दिक्कत? चलो नया, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये याद रखो बच्चों की श्वसन होता है वह भी क्या होता है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो श्वसन में क्या होगा? C6H12O6 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये टूटेगा और CO2 और H2O बनाएगा और इसमें क्या निकलेगा? ऊर्जा निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यह जो श्वसन है वह भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो तुम्हें उत्तर देना है कि श्वसन क्या है बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसके बारे में तुम जैव प्रक्रम चैप्टर में पढ़ोगे और मैंने पढ़ाया भी है, वहां तुम पढ़ सकते हो। अब देख सकते हो जो साग सब्जियां होती हैं या फिर जो अन्य पदार्थ होते हैं जो कि सड़ गल जाते हैं, तो सड़ने गलने के बाद विघटित होकर वो क्या बनाते हैं? कंपोस्ट का निर्माण करते हैं। और यह देखोगे कि जब कंपोस्ट बनेगा तो हल्का हल्का गर्म हो जाता है। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां जो ये विघटन हो रहा है, सूक्ष्म जीवों के कारण विघटन हो रहा है, वह भी क्या हो रहा है? विघटन होना भी क्या हो रहा है? एक रासायनिक अभिक्रिया है जो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब वहां ऊष्मा निकलती है। समझ में आ गया? तो समझना तो ठीक है, रसायन में समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद भी करना होता है। तो यहाँ ये अभिक्रिया या रासायनिक जो समीकरण है याद कर लो, ये समीकरण याद कर लो, ये सब तुमको याद करना पड़ेगा। अब देखते हैं ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, मतलब बाहर से ऊष्मा हमें चाहिए, उसमें हम लोग उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, जैसे देख सकते हो इसका ये परिभाषा, वैसी अभिक्रियाएं या वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको कराने के लिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख सकते हो बेरियम हाइड्रोक्साइड है और NH4Cl है, इसको क्या हम लोग कराएंगे? इसको कराने के लिए हमको क्या चाहिए? ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो बेरियम क्लोराइड और NH4OH का निर्माण होगा। ठीक इसी तरीके से CaCO3 है बच्चों, इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो ये CaO और CO2 में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो यह भी क्या हो गया? एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया, यानी कि इसको कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोगों ने पहले क्या देखा? संयोजन अभिक्रिया, और दूसरा क्या देखेंगे? वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन में क्या होता था? संयोग होता था, मिलता था, आपस में मिलता था। तो वियोजन में क्या होगा? जल्दी बताओ। टूटेगा। तो बस इसका ऐसे ही हम लोग को परिभाषा कर देना है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूटकर वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। तो जरा सोचो, जो संयोजन था उसका जस्ट उल्टा क्या हो गया? वियोजन हो गया। संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ यूज होता था और एक उत्पाद बनता था। वियोजन में एक पदार्थ से कई पदार्थ का निर्माण हो रहा है, या बोले एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फिर से वही बात आ गया बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी क्वेश्चंस को हम लोगों को क्या करना है? बनाना है, बताना है। तो देखो सबसे यहां पर तुमको क्वेश्चन पूछा है, क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है?
क्या होता है जब FeSO4 को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो ये सारा क्वेश्चन तुमसे बच्चों पूछा जाएगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि वियोजन अभिक्रियाएं कैसे कैसे होती हैं। तो इसको समझने के लिए हमें बहुत सारे उदाहरण समझने होंगे। तो सबसे पहला जो वियोजन अभिक्रिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं। और जो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं होंगी बच्चों, उसमें ऊष्मा का प्रयोग किया जाएगा वियोजन कराने के लिए। जैसे अब हम लोग देख सकते हैं उदाहरण, तो यहां उदाहरण देख सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का निर्माण होगा। तो यहां देखो, बहुत ध्यान से देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एकल अभिकारक है। और एकल अभिकारक के टूटने से दो यहां पर उत्पाद का निर्माण हो रहा है और इसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता है। तो इस तरीके से यहां पर हम लोग ऊष्मा लिखते हैं। तो बताओ जरा बच्चों कि ये कैसा अभिक्रिया हो गया, ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। बहुत अच्छे। और यहां ऊष्मा की जरूरत हो रही है, इसलिए इसका विशेष नाम दिया गया है बच्चों। और इसका विशेष नाम क्या है बच्चों, इसका विशेष नाम है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। बोलो क्या है नाम बच्चों, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो यहां और ध्यान से सीखो, यहां जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम लोग बोलते हैं चूना पत्थर। और यहां देख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड से हम लोग बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। मैंने अभी तुरंत पढ़ाया था तुम्हें। और क्या बना, CO2 का निर्माण हुआ। और इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है, ये बात याद रखो। तो क्या हुआ, चूना पत्थर को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, बिना बुझा हुआ चूना और CO2 में वह विघटित हो जाता है, टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है बताओ, वियोजन अभिक्रिया, या बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्लियर हो गया। चलो अब एक और एग्जाम्पल याद करना है तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद करना है। तो बच्चों इस एग्जाम्पल में यह याद करना है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या होता है। तो बच्चों जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है हाइड्रेटेड फॉर्म में जब देखोगे तो ये हो जाता है FeSO4.7H2O। और जब पहले इसको हम लोग गर्म करते हैं बच्चों, ऊष्मा देके इसको गर्म करते हैं तो FeSO4 का निर्माण होता है। और ये जो FeSO4 है ये हरा रंग का क्रिस्टल है बच्चों। किस रंग का क्रिस्टल है, हरा रंग का। याद रखना, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है। और जब इसको गर्म किया जाता है तो ये किस में टूट जाता है, फेरिक ऑक्साइड में टूट जाता है, SO2 बनाता है और SO3 बनाता है। ठीक है, और ये जो है ये क्या हो जाता है, थोड़ा धूसर रंग का हो जाता है, भूरा रंग का हो जाता है, हरा से इसका रंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। जल्दी बताओ क्यों हुआ, क्योंकि एकल यहां पर क्या है, अभिकारक है, वह टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है। तो दो या दो से अधिक उत्पाद यहां पर हो गया। तो बच्चे इसको समझना तो है, बहुत अच्छे समझना है, लेकिन इसको याद करना है, इसको याद कर लेना है, इसको याद कर लेना है। यदि याद नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि रसायन में बहुत सारी चीजों को हम लोग क्या करना है बच्चों, याद करना है। अब देखो यहां पर एक और तुमको बताया गया है कि परख नली में हम लोग को क्या करना है, लेड नाइट्रेट को लेके गर्म करना है। तो परख नली में लेड नाइट्रेट को लेके गर्म करोगे तो यहां देखोगे कि इस तरीके से भूरा भूरा रंग का गैस निकल रहा है, वह क्या है वो तुमको बताना है। तो यहां देखो इसका क्या है, इक्वेशन है, यानी कि समीकरण है, इसको तुमको याद कर लेना है। तो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, तो तुम्हें उत्तर लिखना होगा कि इसका वियोजन होता है। देखो लेड नाइट्रेट का क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो देखोगे यहां ब्राउन रंग का क्या निकलता है, धुआं निकलता है। यह भी तुमसे पूछा जा सकता है, इसको भी तुम याद कर लो। देखा कितना आसान था, आसान तो है बहुत, समझना बहुत आसान है, लेकिन इसको याद रखना थोड़ा पड़ेगा। क्या याद रखना है, क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल का ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये बात क्या करना है, याद रखना है, बस सिंपल सा है। समझ में आ रहा है सारा बात, ठीक है बच्चों। अब देखना, अब हम लोग को देखना है वियोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक देखा कि ऊष्मा के द्वारा यहां वियोजन हो रहा है। अब हम देखेंगे विद्युत के द्वारा वियोजन कैसे होता है। तो बच्चों यहां देख सकते हो विद्युत के द्वारा, जल वैद्युत अपघटन के द्वारा, यानी कि वैद्युत अपघटन के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा क्या होता है, यहां पर वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। वियोजन अभिक्रिया में किस चीज का उपयोग कर रहे हैं, विद्युत का उपयोग कर रहे हैं, विद्युत वियोजन इसका नाम है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो H2O है, इसमें इसको गर्म करते हैं, क्या गर्म करने से H2O टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। इसको यदि H2O को इसके कंपोनेंट में तोड़ना है, H2O कंपोनेंट में तोड़ना है, H2 और O2 के कंपोनेंट में तोड़ना है, तो यहां पर इसे इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली प्रवाहित करना पड़ेगा। तो देख लो यहां से बिजली प्रवाहित किया जा रहा है 6 वोल्ट बैटरी से। तो यहां पर देख सकते हो हाइड्रोजन 2 भाग निकल रहा है और ऑक्सीजन 1 भाग निकल रहा है।
और ये है तुम्हारा 2H2O। तो जब H2O यानी जल को हम लोग गर्म करते हैं, नहीं, यहां गर्म करते हैं लिख दोगे तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। जब H2O से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और उसका वैद्युत अपघटन होता है तो H2O से 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जिसमें हाइड्रोजन होता है 2 अनुपात में और ऑक्सीजन क्या होता है 1 अनुपात में। ये याद रखना, देख सकते हो यहां पर हाइड्रोजन 2 अनुपात में है और ऑक्सीजन यहां पर 1 अनुपात में निकलता है। कैसे होता है? वैद्युत अपघटन के द्वारा। तो तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कई प्रकार के क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं कि H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वियोजन जब होता है तो कैसे होता है, तो तुम बोलना वैद्युत अपघटन के द्वारा होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा जो हाइड्रोजन है वह ऑक्सीजन से किस अनुपात में निकलता है, तो बोलना हाइड्रोजन 2 अनुपात में और ऑक्सीजन 1 अनुपात में अलग होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखना वियोजन में पहला क्या पढ़ा, जल्दी बताओ, एकदम फास्ट बताया करो। उष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युत के द्वारा वियोजन। अब तीसरा देखते हैं प्रकाश के द्वारा वियोजन। प्रकाश मतलब जो लाइट होता है उसके द्वारा वियोजन। तो इसमें 2 उदाहरण पढ़ना है। सबसे पहला है, यहां देख सकते हो सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। तो यहां पर तुम देख सकते हो एक चाइना डिश लेते हैं और उसमें सिल्वर क्लोराइड रख देते हैं। सिल्वर क्लोराइड का कैसा रंग है? धूसर रंग का। सिल्वर क्लोराइड का कैसा रंग है? वो सिल्वर टाइप होगा और जब उसको गर्म करेंगे तो धूसर रंग का क्या बना देता है? धूसर रंग का Ag बना देता है, यानी कि सिल्वर का निर्माण करता है। तो ये 2 एग्जांपल यहां पर लिख सकते हो। देखो यही है सिल्वर क्लोराइड। जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो यहां पर सिल्वर का निर्माण होता है, क्लोरीन गैस निकलता है। ठीक इसी प्रकार से एक और उदाहरण याद कर लो, ये है सिल्वर ब्रोमाइड। इसको सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो सिल्वर बनेगा और ब्रोमीन गैस का निर्माण करेगा। याद हो गया? नहीं याद हो गया तो इसको याद करना पड़ेगा। समझ में आ गया बच्चों? अब इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया को कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। मान लो कि तो एक बेंच है, ठीक है, उसमें 2 बच्चे बैठे, एक बहुत मोटा है और एक बेचारा बहुत पतला है। तो क्या मोटा वाला को गुस्सा आएगा तो पतला वाला को वहां से भगा सकता है? यस, बहुत आसानी से ऐसे मारेगा धक्का और वो गिर जाएगा उधर। लेकिन क्या बेचारा वो जो मासूम सा छोटा पतला बच्चा बैठा हुआ है वो मोटे वाले को हटा सकता है? नहीं हटा सकता है। यहां भी ठीक वही कंडीशन हमें देखना है। यहां पर कुछ धातुएं क्या होती हैं? ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं बच्चों, और कुछ धातुएं कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है वह कम अभिक्रियाशील धातु के लवण से उसको भगा देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। और इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां देख सकते हो तुम, यहां पर आयरन यानी कि Fe का जब रिएक्शन हम लोग CuSO4 से कराते हैं, कॉपर सल्फेट से कराते हैं, तो आयरन क्या होता है बच्चों? ज्यादा अभिक्रियाशील है। किससे? कॉपर से। तो ये यहां से मारेगा ढिशुम, भाग यहां से, ये भाग इधर से, तो ये बेचारा भाग जाएगा वहां से और ये इसका जगह ले लेगा और ये बना देगा FeSO4, फेरस सल्फेट। और Cu को वहां से भगाया है, देखो एकदम भगाया है तो भाग गया Cu और यहां पर ये Cu आ गया। इस तरीके से यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापित कर दे रहा है, इसको यहां से भगा दे रहा है, हटा दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? चलो और उदाहरण में बता दे रहा हूं। अब यहां देखना, ये जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है। तो जिंक कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो भगाएगा इसको, यहां जल्दी से आते ही के साथ भगा देगा, भाग यहां से, विस्थापित कर देगा, हट जाए यहां से, और खुद यहां पर इसका स्थान ले लेगा, ZnSO4 का निर्माण करेगा और Cu वहां से हट जाएगा। अब यहां देखना Pb है वह CuCl2 से रिएक्शन करेगा, तो ये भी PbCu को क्या करेगा? हटा देगा, PbCl2 का फॉर्मेशन करेगा, लेड क्लोराइड का, और ये कॉपर क्लोराइड का निर्माण होगा। समझ में आ गया कितना आसान है विस्थापन अभिक्रिया? तो यहां इसको देख भी सकते हैं हम लोग। यहां देखना, ये जो पहला हम लोगों ने पढ़ा, क्या करते हैं? यहां देखना, क्या करेंगे कि एक परख नली लेंगे इस तरीके से। इस परख नली में हम लोग क्या लेते हैं? कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। देख लो, यही कॉपर सल्फेट का विलयन तुम देख सकते हो, जो कि क्या है? नीले रंग का है, ठीक है। और इसमें क्या करो? कील को ऐसे लटका देते हैं, कील को। कील मतलब क्या हो गया? लोहा हो गया, आयरन हो गया। तो तुम देखोगे कुछ देर के बाद कि ये जो कील है वो ऐसा, कील का रंग क्या होता है? बदल जाता है, और ये विलयन का रंग भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। मतलब क्या हुआ? जो कॉपर सल्फेट नीले रंग का था उसमें से कॉपर हट गया, भाग गया, और वहां आयरन आ गया और आयरन सल्फेट का निर्माण हुआ। तो देखोगे हरा रंग का यहाँ आयरन सल्फेट, ये देखो हरा रंग का ये बन जाएगा। जो पहले नीले रंग का था अब क्या हो गया? हरा रंग का। पहले था कॉपर सल्फेट, अब क्या हो गया? फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट का निर्माण हो गया। अब ध्यान से देखना, अब यहां जो कॉपर कहां गया? कॉपर कहां गया भाई? तो कॉपर यहां जम जाता है तुम्हारा
किस तरीके से लोहा पर यानी कॉपर वहां से विस्थापित हो जाता है। समझ में आ गया। तो यही मैंने बताया, पहले था नीला रंग का, अब हो गया हरा रंग का, क्योंकि आयरन ने कॉपर का जगह लिया, कॉपर को हटा दिया और आयरन सल्फेट हरा रंग का हो जाएगा। तो नीला से क्या हो गया, हरा हो गया। इस तरीके से ये उदाहरण बता रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया को। समझ गए। तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन देख सकते हो, यह क्या है बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है बच्चों, इसको तो एकदम रट लो, याद कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। सीधे सिंपल सा लिख देना कि इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आयनों का आदान प्रदान होता है, यह इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले आयन क्या होते हैं ये पूरा डिटेल में मैं यहां नहीं बता सकता, चैप्टर 3 में तुम पढ़ोगे। लेकिन यहां पर हम लोग देखें कि ये जो Na2SO4 है ये कैसे बना है। तो यहां पर यह बना है सोडियम आयन और SO4 आयन से ये बना हुआ है, ये ध्यान रखो। मतलब ये किससे बना है, सोडियम आयन से और SO4 आयन से। इस तरीके से Ba है Cl2, तो Ba आयन से बना है और क्लोरीन आयन से ये बना हुआ है। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, आयनों का अदला बदली होता है। तो पहले समझो यहां जो कंपाउंड बन रहा है वह दो आयन के मिलने से बन रहा है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड बन गया तो Na+ और Cl- ये दोनों आयन पास में आएंगे और NaCl का निर्माण करेंगे। ठीक है ना। तो देखो सोडियम सल्फेट किससे बना है, सोडियम आयन और सल्फेट आयन से। बेरियम क्लोराइड किससे बना है, बेरियम आयन और क्लोराइड आयन से बना है। तो आयनों का इसमें एक्सचेंज हो जाएगा। यह ध्यान दो कि प्लस जो आयन है वो माइनस आयन से मिलके एक कंपाउंड बनाता है, यौगिक बनाता है। तो देखो यहां क्या होगा, ये जो प्लस वाला आयन है ये माइनस वाले आयन के साथ चला जाएगा और ये वाला जो माइनस वाला आयन है ये प्लस वाले आयन के साथ चल जाएगा। इस तरीके से आयन का सिर्फ अदला और बदली हो रहा है। तो यहां देखना सोडियम आयन क्लोरीन आयन से मिलके सोडियम क्लोराइड बना देगा और बेरियम आयन सल्फेट आयन से मिलके बेरियम सल्फेट बना देगा। समझ में आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, आयन का अदला बदली। ये आयन पहले इसके पास था, अब इसके पास चला गया। ठीक है। और बेरियम जो था पहले Cl के साथ था, अब Cl के साथ नहीं है, उससे बॉन्ड तोड़ देगा और तोड़ के किससे जोड़ लेगा, सल्फेट के साथ जोड़ लेगा। इस तरीके से बेरियम सल्फेट बन गया। तो ये उदाहरण तुम्हें बच्चों याद रखना है। और इस तरीके से देखोगे यहां पर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मिलता है बच्चों। क्या मिलता है, अवक्षेप, मतलब वो तलहटी में जमा हुआ मिलेगा। इसलिए इस अभिक्रिया को जो यहां स्पेशल दिखाया जा रहा है इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन और आएगा तुम्हें, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो तुम उत्तर लिख देना कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे देख सकते हो यहां पर उदाहरण में लिख देना कि उदाहरण में जैसे बेरियम क्लोराइड को यदि हम लोग सोडियम सल्फेट से मिलाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मिलता है। अवक्षेप के लिए नीचे एरो करके दिखाया जाता है। ठीक है। तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मिलता है, ये उदाहरण तुम लिख सकते हो। इसलिए ये जो उदाहरण है ये अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो दो रासायनिक अभिक्रिया हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी यही उदाहरण हो गया, अवक्षेपण अभिक्रिया का भी यही उदाहरण हो गया। तो द्विविस्थापन भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अवक्षेपण अभिक्रिया भी बहुत बार पूछा जाता है। तो दोनों याद कर लेना बच्चों, एकदम पक्का ये दोनों आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है। तो इस तरीके से और भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल यहां पर तुम देख सकते हो, इसको भी तुम याद कर सकते हो। जैसे NaCl और AgNO3 है तो NaNO3 हो गया और AgCl हो गया, ये वाला उदाहरण तुम यहां पर याद कर लो। दो उदाहरण याद कर लो बच्चों, काफी है। अब आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, वह है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया मतलब होता है ऑक्सीडेशन, अपचयन मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो बहुत आसान है बच्चों, यहां सिंपल सा ये सीखना है कि उपचयन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। तो बस ये क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया हो गया। तो देख सकते हो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। यहां देखो मैं दिखा दे रहा हूं, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, याद कर लो, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन और ऑक्सीजन का हटना अपचयन हो जाता है। बहुत अच्छे, इसके बाद अपचयन पढ़ना है हम लोग को। इस तरीके से हाइड्रोजन का हटना उपचयन और हाइड्रोजन का जुड़ना हो जाता है अपचयन, ये तुम याद रखो। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो यहां पर उपचयन हो गया और ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो देखो ये तुम दोनों को याद रखना। तो यह ऑक्सीजन
जुड़ना और ऑक्सीजन हटना। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा किसी पदार्थ में तो बोलेंगे कि वहां उपचयन हो रहा है, और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन हट गया तो बोलेंगे अपचयन हो रहा है। एकदम याद हो रहा है। दूसरा, यदि हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन हट गया बच्चों, हाइड्रोजन हट गया तो बोलेंगे उपचयन। देखो उल्टा हो रहा है यहां, और हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या बोलेंगे? अपचयन। याद हो गया। तो चलो अभी तो हम लोग उपचयन में है। किसमें है बच्चों? उपचयन में। तो उपचयन मतलब हम लोगों ने क्या सीखा? ऑक्सीजन का जुड़ना। तो देखो ये कार्बन है और O2 से ये अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन इसमें जाकर जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया? जल्दी बताओ। ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया यहां पर ऑक्सीडेशन। क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडेशन। मतलब कि यहां हो गया उपचयन। क्या हो गया बच्चों? उपचयन। यही तो मैंने सिखाया। इन दोनों में एक चीज तुमको देखना है, ऑक्सीजन का जुड़ना, या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तब भी बोलेंगे यहां पर कौन सा अभिक्रिया हो गया है, तो उत्तर देंगे कि यहां उपचयन अभिक्रिया हो गया है। ठीक है, अब देखना एक और मैं दिखा रहा हूं इस तरीके से। यहां देखो, यहां भी देखो कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? उपचयन हो रहा है, क्योंकि यहां देखो फास्फोरस में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ जा रहा है, तो ये हो गया उपचयन। यहां भी देखोगे बच्चों कि कॉपर को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कॉपर 2 यहां पर ऑक्साइड बनता है, कॉपर 2 ऑक्साइड। तो ये हो गया कॉपर, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ गया। तो जरा बताओ ये कौन सा रिएक्शन हो गया? कौन सा अभिक्रिया हो गया? उपचयन हो गया। क्या हो गया बच्चों? उपचयन अभिक्रिया हो गया। कोई दिक्कत? इस तरीके से उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। कभी कभी हाइड्रोजन का हटना भी उपचयन कहलाता है। जैसे देखो यहां पर H2S है बच्चों, यहां पर H2S है ना, तो यहां से यदि हाइड्रोजन हट जाए, हाइड्रोजन हट गया, देखो यहां से ये बना, तो इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो गया? हट गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया बच्चों? ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि उपचयन हो गया। यहां भी देखोगे तुम, यहां भी हाइड्रोजन क्या हो गया है? हट गया है, इससे हाइड्रोजन हट गया तो यहां भी उपचयन हो गया। यहां आगे और देख लो तुम, आगे यहां भी देखो, यहां पर देखो CH4 में से H जो है, H हट गया, हट गया, तो यहां इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, उदाहरण याद रखना, उसी को क्या बोलते हैं? उपचयन, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन। तो चलो अब हम लोग उपचयन अभिक्रिया को देखने के बाद अपचयन अभिक्रिया को देखेंगे। तो अपचयन अभिक्रिया क्या हो गया? अपचयन अभिक्रिया हो गया रिडक्शन। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सीखो। मैंने क्या बताया? ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, तो ऑक्सीजन का हटना अपचयन। तो ऑक्सीजन का हटना या ऑक्सीजन का ह्रास, दोनों चीज यहां पर हम लोग लिख सकते हैं। हाइड्रोजन का हटना, जल्दी बताओ, हाइड्रोजन का हटना हो गया अपचयन। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो गया? बहुत अच्छे बच्चों, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो गया? अपचयन। थोड़ा सा बात फिर से समझो, हाइड्रोजन का हटना क्या हो गया? उपचयन हो गया। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो गया? अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना या हाइड्रोजन में वृद्धि क्या हो गया? अपचयन। याद कर लो। तो उपचयन हम लोगों ने पढ़ लिया, अपचयन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उदाहरण देखो, उदाहरण यहां पर देखो तो तुम्हें पता चलेगा। देखना यहां कॉपर 2 ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन हट गया बच्चों, और ऑक्सीजन हट के कॉपर बन गया। ध्यान से सुनो, यहां कॉपर 2 ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट गया, देखो ऑक्सीजन हट गया, गायब हो गया कॉपर के साथ। कॉपर के साथ था ना पहले, और कॉपर से अब हट गया, गायब हो गया। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हो गया या रिडक्शन हो गया, उपचयन हो गया या अपचयन हो गया। बहुत अच्छे, ये हो गया बच्चों अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। बहुत अच्छे, ये हो गया अपचयन। ठीक है, एक और मैं पूछ लूं, क्या बता दोगे? यहां देखना, पहले था हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। अरे वाह, यहां देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तभी तो H2 हो गया। तो यहां पर क्या हुआ? यदि तुमने पहले पढ़ा है ध्यान से तो जरूर बता पाओगे। बहुत अच्छे, ये हो गया उपचयन। क्या हो गया बच्चों? उपचयन। बहुत अच्छा, चलो नया देखते हैं। यहां तुम लोग बताना, देखो ZNO था, यहां से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन गायब, तो ऑक्सीजन जैसे ही हटा सिर्फ क्या बच गया? Zn बच गया। तो जल्दी बताओ, अपचयन या उपचयन? अपचयन। वाह क्या बात है, ये क्या हो गया? अपचयन हो गया। और यहां देखना, यहां तुम बताओ जरा सा क्या हुआ? यहां उपचयन हो गया, उपचयन। तो यही देखना है बच्चों, और देख के तुम्हें बताते जाना है कि अपचयन हो रहा है या उपचयन हो रहा है। या एक और देख के बता दो, Cl2 है, Cl2 में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का मैंने क्या बताया था? हाइड्रोजन जुड़ गया तो अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन। और हाइड्रोजन का हटना क्या होता है? उपचयन होता है। ठीक है, तो यहां देखो इसका क्या हो गया? उपचयन हो गया। उपचयन क्यों हो गया? क्योंकि इसमें से देखो तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, ये हाइड्रोजन हट गया। देखो हाइड्रोजन जुड़ा था ना सल्फर के साथ, हाइड्रोजन हट गया, तो हाइड्रोजन का हटना क्या हो गया? उपचयन हो गया। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो गया? अपचयन हो गया। बहुत अच्छे बच्चों, इसके बाद एक जो अभिक्रिया वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि यहां पर
रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन होता है। मतलब पहले होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, एक ही अभिक्रिया में दोनों साथ साथ होगा। उपचयन भी होगा, अपचयन भी होगा। तो उस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, या कहते हैं हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? हिंदी में बोलेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन नहीं, अपचयन उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? अपचयन उपचयन अभिक्रिया। अपचयन मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। उपचयन में क्या मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और इन दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया? रेडॉक्स। देखो रेडॉक्स रिएक्शन हो गया ना बच्चों। अपचयन भी होगा, उपचयन भी होगा। क्या ऐसी कोई अभिक्रियाएं हैं? चलो हम लोग देखते हैं इसको बहुत अच्छे से समझो, फिर से समझो, नहीं समझ में आ रहा है तो। एक ही रासायनिक अभिक्रिया जहां अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहेंगे या फिर रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। क्लियर? चलो तो यहां देखो, यहां देखते हैं। अभी मैंने तुरंत बताया था, तुमसे मैं पूछूंगा कि यहां पर रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब अपचयन, अपचयन, और ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन। जरा देखिए, बताओ। देखो एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में दोनों प्रक्रियाएं यदि साथ साथ होती हैं, यहां अपचयन भी हो जाएगा, उपचयन भी हो जाएगा, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखते हैं हो रहा है क्या, देखते हैं। तो देखो ZNO था, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था। अब यहां ऑक्सीजन गायब हो गया, यानी कि यहां पर अपचयन है, यानी कि ऑक्सीजन का हटना क्या है? अपचयन। अब यहां देखो C है, C के साथ O जुड़ गया तो CO बन गया, तो यहां ऑक्सीडेशन है, यानी कि उपचयन हो गया। बहुत अच्छे। यानी ये जो रिएक्शन है, यानी जो दिख रहा है रासायनिक अभिक्रिया, इसमें अपचयन भी हो रहा है। एक का अपचयन हो रहा है, दूसरे का उपचयन हो रहा है, ये ध्यान देना। इसी का दोनों चीज नहीं हो रहा है, एक का अपचयन दूसरे का उपचयन, एक का अपचयन दूसरे का उपचयन। तो इसलिए इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? अपचयन उपचयन अभिक्रिया, या फिर क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब देखना, ये समझ में आ गया ना। अब देखो, अब दो चीज और एक्स्ट्रा दिया हुआ है तुम्हारे बुक से कि ऑक्सीकारक किसे कहेंगे, अवकारक किसे कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे। तो वे पदार्थ जो ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीकरण क्या करते हैं? कराते हैं। ठीक है, या जो उपचयन कराते हैं उन्हें हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, और वे पदार्थ जो अवकरण कराते हैं, अवकरण जो उपचयन है, सॉरी अपचयन, देखो जो अपचयन है बच्चों, इसी का दूसरा नाम अवकरण भी है। क्या है बच्चों? अवकरण भी है। इसी अवकरण से वर्ड आता है अवकारक। ठीक है, तो हिंदी में बहुत सारे वर्ड होते हैं, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, सीधे सीधा समझो। वे पदार्थ जो क्या कराते हैं? अपचयन, उसको हम लोग कहते हैं अवकारक। और वे पदार्थ जो क्या कराते हैं? उपचयन, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग, बोलो, ऑक्सीकारक। समझ में आ गया? तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि अपचयन का क्या क्या प्रभाव होता है, और इसमें दो हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है। सबसे पहला क्या है? वह है संक्षारण, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोरोजन। और दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा है तुम्हारा, देख सकते हो, दूसरा है ये विकृत गंधिता। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। विकृत गंधिता तो ऐसा समझो, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन में जरूर से जरूर 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो यहां पर संक्षारण क्या होता है? तो संक्षारण यदि समझना है तो सबसे सिंपल यह है कि तुम लोहे में जंग लगना तुमने देखा होगा। तो जो लोहे में जंग लगता है बच्चों, वह क्या है? वह है संक्षारण का उदाहरण। तो आखिर संक्षारण होता क्या है? तो देख सकते हो यहां पर, यह वह प्रक्रिया है जिसमें हवा, जल, नमी के संपर्क में आकर जो धातु का सतह है वह धीरे धीरे क्या होता है? वह धीरे धीरे खराब होने लगता है, उसका ह्रास होने लगता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। तो संक्षारण के बारे में और बातें बताई गई है चैप्टर नंबर 3 में, तो वहां पर हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो लोहे में जंग लगना क्या हो गया बच्चों? यह हो गया संक्षारण, जिसमें जो लोहा है उससे क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो लोहा है बच्चों, लोहा को नम हवा के संपर्क में लाया जाएगा तो उसका सतह क्या होगा? उसका सतह खराब हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आयरन ऑक्साइड का लेयर उसके ऊपर चढ़ने लगेगा, जिससे कि वह धीरे धीरे क्या होता जाएगा? क्षय होते जाएगा, उसका ह्रास होते जाएगा, और वह एक दिन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर देख सकते हो संक्षारण के बचाव के लिए कुछ यहां पर चीजें बताई गई हैं जो कि चैप्टर 3 में बहुत डिटेल में बताया गया है। तो तुम खुद भी जानते हो, खुद भी तुमने देखा होगा कि लोहा होता है, हमारे घर में जो लोहे का आर्टिकल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है बच्चों? पेंट किया जाता है। तो कभी तुमने सोचा है कि आखिर उनको क्यों पेंट किया जाता होगा? ताकि उसको हवा और नमी के संपर्क से दूर रखा जा सके, जिससे कि उसमें जंग ना लगे, वह संक्षारित ना हो। तो देखा, एक आंसर हम लोगों को पता चल गया। तो यदि तुमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि संक्षारण से बचाने के उपायों को लिखें, तो सबसे पहला क्या हो गया बच्चों? पेंट लगाकर,
दूसरा क्या हो गया, ग्रीस लगाकर। तो ये सिंपल सिंपल चीज तुम लिख सकते हो। तो धातु की सतह को पेंट करके, धातु की सतह पर तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, धातु का मिश्र धातु बनाकर, और एक होता है बच्चों गैल्वेनाइजेशन, यानी कि जस्तीकरण के द्वारा भी धातु के सतह को क्या करते हैं हम लोग, बचाते हैं। किस चीज से बचाते हैं बच्चों, संक्षारण से बचाते हैं। तो अब देखते हैं कि जस्तीकरण क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तो बहुत सिंपल सा है बच्चों, किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जस्ते की एक पतली परत हम लोग चढ़ा देते हैं। किसकी पतली परत चढ़ा देते हैं, जिंक की, जस्ते की, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जस्तीकरण कहते हैं। अब यहां देखो एक नया टॉपिक हुआ है रैंसिडिटी, यानी कि विकृत गंधिता। तो बच्चों विकृत गंधिता क्या है, तो बहुत ध्यान से इसको समझो बच्चों। एक होता है भोजन का सड़ना। तो जब भोजन का सड़ना होता है, तुम जानते हो वह क्या हुआ, भोजन का सड़ना का मतलब हुआ कि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव हमला करते हैं और भोजन को सड़ा देते हैं, गला देते हैं। लेकिन विकृत गंधिता उससे बहुत अलग है। भोजन को सड़ाना गलाना वो अलग चीज है, उसके बारे में हम लोग यहां नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होता है, बहुत सरल शब्दों में ऐसे समझोगे तो यहां पर जो भोजन होते हैं, तेल वाले भोजन होते हैं, वसा वाले भोजन होते हैं, उसमें क्या होता है, तेल और वसा का ऑक्सीडेशन होता है, उपचयन हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, उपचयन। और उसके कारण उसका स्वाद बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है, उसका गंध बदल जाता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो तुम देख सकते हो भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का वायु जनित उपचयन, यानी कि जो भोजन है उसमें यदि वसा है, तेल, जैसे चिप्स हो गया, तो चिप्स को किसमें छानते हैं हम लोग, तेल में। तो उसमें जो तेल है, वसा है, उसका उपचयन हो जाएगा। बस इतना सा बात याद रखना है, तेल या वसा का उपचयन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, उसका स्वाद एवं गंध बदल जाएगा, वह बदबूदार हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, इतना आसान है और इतना लिख दोगे 2 मार्क्स तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन बच्चों ये बहुत अच्छे से तुमको यहां याद कर लेना है, क्योंकि जरूर एग्जाम में आता है। और इसके साथ ही तुमको यहां पर एक क्वेश्चन आएगा कि विकृत गंधिता को कैसे हम लोग रोक सकते हैं, मतलब विकृत गंधिता जो हो रहा है उसको रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो 2-3 पॉइंट्स तुम यहां पर लिख सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है, हम लोग क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करके विकृत गंधिता को हम लोग, विकृत गंधिता से उस खाद्य पदार्थ को बचा सकते हैं। सिंपल। दूसरा क्या है, जो खाद्य पदार्थ है उसको एयर टाइट, मतलब बहुत अच्छे से एयर टाइट रखेंगे जिससे कि हवा उसमें ना लगे, तो उससे भी इसको क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, तीसरा देखो, वायु मुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थ को रखकर भी विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि यहां जैसे चिप्स वगैरह हो गया, तो उसमें क्या भर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। हवा निकाल के उसमें क्या भर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, जिससे भी विकृत गंधिता नहीं होता है। देख लिया 3 बात। चौथा क्या है, रेफ्रिजरेटर का यूज करेंगे, यानी उसको फ्रिज, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, फ्रिज में रख देंगे, तो भी जो भोजन है वह विकृत गंधिता से क्या होता है, बच जाता है। समझ में आ गया। तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर यहां पर समाप्त होता है। तो बच्चों यदि तुम हमारे चैनल से पढ़ते हो, रेगुलर पढ़ते हो, चैनल पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़ो। और तुम प्लेलिस्ट को देख सकते हो, वहां पर सारे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे। और भी तुम कमेंट करके बता सकते हो तुमको और क्या पढ़ना।